हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। इस चैप्टर में हम पहले जो टॉपिक कर चुके हैं वो आपको पता ही होगा कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होती हैं, और उसके बाद रिएक्शन को किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में जाना हमने। और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था अपना वो था अभिक्रियाओं को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कैसे संतुलित होती हैं, क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, कैसे उनको संतुलित किया जाता है, क्यों उनको संतुलित करना पड़ता है, ये सब हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। मोस्टली आपके इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं के जो टाइप्स दिए हुए हैं वो 4 टाइप हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कोई भी एलिमेंट या एटम रिएक्शन करके जो मॉलिक्यूल या सब्सटेंस बनते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं, ऐसा क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में जिसकी वजह से उनको हमने टाइप्स दिए हैं। तो इन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी रिएक्शन है। तो फर्स्ट रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। आपको पता होगा ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ करना यानी जुड़ जाना। कंबाइन करना, उसका मीनिंग भी यही होता है, जुड़ जाना आपस में। तो नाम से ही हमें पता चल जाएगा, हिंदी में बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो यानी कि संयोजन वियोजन, आप पढ़ते हो ना संयोजन हिंदी में, और उसका विलोम शब्द वियोजन होता है। तो संयोजन क्या है, आपस में दो चीज़ का जुड़ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कंबाइन हो जाए यानी संयोग हो जाए, आपस में जुड़ जाए दो या दो से ज़्यादा अभिकारक। यहाँ पर हमने अभिकारक लिए थे और अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो आप इस अभिक्रिया में क्या लिखोगे, अगर आपसे पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको क्या लिखना है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा अभिकारक भाग लेते हैं और अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन व्हेन मोर देन 2 रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में आपको मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। जो अभिक्रिया में शामिल होते हैं मॉलिक्यूल उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जब वो रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन करने के बाद जब कोई नया सब्सटेंस बन जाता है तो वो हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे पूछा जाए कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आपका ये दे रखा है। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको यही याद रखना हो। देखिए इस रिएक्शन के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस वाटर, ठीक है, हमने 2 रिएक्टेंट ले लिए हैं, 2 अभिकारक लिए। ये दोनों अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं और अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज ट्वाइस। इस कंपाउंड का नाम है स्लैग्ड लाइम और इसका नाम है क्विक लाइम। इसको हम 9th क्लास में भी इनके दोनों नाम पढ़ चुके हैं, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना हिंदी में बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट 2 थे और प्रोडक्ट सिंगल बना है। ठीक है, और दोनों रिएक्टेंट आपस में जुड़ गए हैं, साथ में हिट भी वोल्ड हुई है। ये हो गया होगा शायद आपको क्लियर। बीकर में इन्होंने ये लिया कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, उसके अंदर पानी मिक्स किया। जैसे ही पानी डाला तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
बन जाता है और साथ में हीट इवोल्व होती है। तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन है। इसके अलावा अगर आप और भी एग्जांपल देना चाहो, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, CO2, ये भी हमारी संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सेकंड जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अब आप इसको H2O2 नहीं लिखोगे, H2O पानी ही बनेगा, बैलेंस करने के लिए आप ये लिख सकते हो, ठीक है। ये भी आपकी कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा मैं और एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे हमने मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन के आ गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो बैलेंस भी साथ के साथ मैंने आपको करके दिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें काफ़ी सारी रिएक्शन आपको दिखाई हुई है। देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ कोयल। सेकंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो मैंने आपको अभी करके दिखाई है। थर्ड इसमें देखिए आपको एक और दिखाई, अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की भी बात करेंगे। यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बता रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, उसको करने के लिए मैं बताती हूँ। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, वो अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया में आपको हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो हीट से रिलेटेड जो रिएक्शन आपकी बनेगी, जिसमें हम हीट इवोल्व होती है या हीट उसको हमें देनी पड़ती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करवाने के लिए या तो हमें उसको ऊर्जा देनी होगी या फिर उससे अभिक्रिया में ऊर्जा बनती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसमें हीट हमें देनी नहीं होती, बल्कि जब कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट के साथ हीट भी इवोल्व होती है। तो इस प्रकार की रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। व्हेन हीट इज इवोल्व्ड इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब हम सांस लेते हैं तो आप ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़ोगे चैप्टर 6 में बायो सेक्शन में, तो उसमें हमें रेस्पिरेशन से रिलेटेड टॉपिक आएगा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी, यहाँ पर हमारी हीट यानी एनर्जी बन रही है, इसमें भी एनर्जी इवोल्व होगी। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती हैं उन रिएक्शंस को हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। जहाँ भी प्रोडक्ट में आपको एनर्जी मिले तो वो सारी अभिक्रियाएं आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी। लिख के बता देती हूँ, जैसे आपसे पूछा जाए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। श्वसन एक जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कोयले का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसमें भी हीट इवोल्व होती है। तो ये आपको याद रख लेना। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज्ड ऑफ इट्स एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब वेजिटेबल जो होती है, सब्जियां जो होती है, जब उनका कंपोज्ड होता है, कंपोज्ड का मीनिंग जैसे बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में आप जानते होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कन्वर्ट हो जाए मैन्योर में। तो यहाँ पर जो वेजिटेबल जो होती है वो हमारी बायोडिग्रेडेबल होती है, जैव निम्नीकरण होती है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित हो जाती है और वो खाद में रूपांतरित हो जाती है और साथ में हीट भी इवोल्व होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हमने नाम दिया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होंगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सेकंड अभिक्रिया कौन सी है, डिकम्पोजिशन। इसको हिंदी में बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया।
ये अभिक्रिया जो है, ये रिएक्शन जो होती है बिल्कुल अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन की। देखो नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन वियोजन, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन। यानी कि जिस अभिक्रिया में अगर कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाए, तो ऐसी जो रिएक्शन होंगी, जो अभिक्रियाएं होंगी, वो आपकी कौन सी कहलाएंगी? डिकम्पोजिशन या वियोजन अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ अभी यहाँ पे। फेरस सल्फेट FeSO4 फेरस सल्फेट होता है। जब इसको हीट दी जाए, हीट इवॉल्व नहीं हो रही, हीट हम देंगे इसमें रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पर एक अभिकारक जो है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट गया है। उसमें इसके अपोजिट था, उसमें अभिकारक ज़्यादा थे और उत्पाद एक बना था। और इस रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट सिंगल है और प्रोडक्ट मोर देन 2, अपोजिट हो जाती है उसके बिल्कुल। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जब 2 ऑक्सीजन होते तो डाई लगाते हैं और 3 होते तो ट्राई, और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर एक रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। और साथ में एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पर हीट जो है वो हमने इवोल्व नहीं हुई है, अब्जॉर्ब हुई है, हीट यहाँ पर हमने दी है। तो वहाँ पर क्या थी? एनर्जी जो थी, हीट जो थी प्रोडक्ट में बन रही थी यहाँ पे आके, लेकिन यहाँ पर हमें रिएक्टेंट में ही हीट देनी पड़ेगी, तभी जो फेरस सल्फेट होता है वो ब्रेक डाउन होता है मोर देन 2 प्रोडक्ट में। नेक्स्ट जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो मार्बल, चॉक पाउडर, इन सब का ये फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट इन्हीं से बने होते हैं। ये हीट जब इसको दी जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 2 प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये रिएक्शन भी आपकी कौन सी कहलाएगी? डिकम्पोजिशन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। अब वहाँ पर हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा था। संयोजन अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा सेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसको हम जो दूसरा नाम देंगे, वो इसका जो नाम होगा वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा और साथ में इसको अवशोषित किया जाता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। अब कुछ और एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं जिसमें हमें हीट देनी पड़ रही है, हीट बन रही है। लेड नाइट्रेट, Pb लेड का फार्मूला होता है, NO3 नाइट्रेट का है, और ब्रैकेट से बाहर 2 इसलिए लगाया क्योंकि लेड की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। ठीक है, PbNO3 होल्ड वाइज 2। अब आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रेट NO3 होता है और उसके बाहर हमने ब्रैकेट से बाहर 2 क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया क्योंकि जो लेड एलिमेंट है उसकी जो वैलेंसी है वो 2 होती है, जो कि आपने 9th में किया था। अब जब इसको हम हीट प्रोड्यूस करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन गैस, ये चीज़ें बन रही हैं। यहाँ पर भी सिंगल रिएक्टेंट से मोर देन 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये रिएक्शन जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है पानी का, तो उसमें भी पानी जो होता है H2O, उसका फार्मूला होता है, आपको पता ही होगा बेटा H2O। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, 2 चीज़ें बन जाती हैं, यानी सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन इनटू मोर देन 2 प्रोडक्ट। तो यहाँ पर यही बताया हुआ है इस एक्टिविटी में। नेक्स्ट सिल्वर क्लोराइड। ठीक, ये बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको रिएक्शंस के।
यहाँ पर देखिए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला था AgCl, इसको सिल्वर क्लोराइड बोला गया है। सनलाइट, अगर हम इसको धूप में छोड़ दें तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस दो प्रोडक्ट बना लेती है। ठीक है, इस प्रकार की जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क बोतल के अंदर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट जो डार्क कलर होते हैं वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं और ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए उससे बचने के लिए। नेक्स्ट सिल्वर ब्रोमाइड, सिर्फ ब्रोमाइड लग गया है, बाकी चीज़ वही है। यहाँ पहले था AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, अब यहाँ पर हम Cl को हटा के Br यानी ब्रोमाइड लगा देते हैं, ब्रोमीन। और सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो सिल्वर और ब्रोमीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, दो रिएक्शन हमने अभी तक जानी। अब इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर में देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, कोई भी सॉल्यूशन है X उसका नाम है, यूज फॉर वाइट वॉशिंग, और वाइट वॉश में यूज किया जाता है, क्या नाम है उस X का? तो आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले कैल्शियम ऑक्साइड की बात की थी। कैल्शियम ऑक्साइड में जानना था CaO, ये जो फार्मूला है चूने का फार्मूला है, हिंदी में इसको चूना बोला जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, और इसने कहा है कि राइट इट्स फार्मूला, तो फार्मूला तो ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X इन अबव विद वाटर, अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है? वाटर के साथ यानी जल के साथ अभिक्रिया करवाइए। करी थी ना अभी थोड़ी देर पहले, अभी लिख के दिखाती हूँ, अगर आपको याद है तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो साथ के साथ। ये लिखा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर यानी कि क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर, अब बन जाएगा CaOH ब्रैकेट ट्वाइस। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो मैंने यहाँ 2 रख दिया है। आया समझ में? अब ये अपना क्विक लाइम था, चूना पानी, और ये स्लैग्ड लाइम बन गया है, बिना बुझा हुआ चूना। फार्मूला जरूर याद रखें तो आपका अच्छे से हो जाएगा, इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। थर्ड जो रिएक्शन है वो हम सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in other? Name the gas। इसमें आपको एक्टिविटी 1.7 जो है वो करके देखनी है। एक बार पहले आप उसको रीड करना, और उसमें रीड करने के बाद ही पूछ रहा है कि कौन सी गैस बनेगी। इसमें तो हाइड्रोजन गैस ही बनेगी, लेकिन आप पहले उस एक्टिविटी को रीड करो, नहीं तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद अपन करेंगे थर्ड रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में बोलेंगे इसको विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये आपके 8th क्लास में आए थे, विस्थापन। ठीक है, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा, हट जाएगा। अब कौन कैसे हटेगा, किसको कैसे हटाएंगे? इसके लिए आपको जितने भी अपने पास मेटल होते हैं और वो मेटल कौन ज़्यादा पावरफुल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें करके देखनी होगी। देखिए एक्टिविटी में ये जो दिखा रखे हैं ना आपको, ये इससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? नीचे लिखा हुआ है आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपाउंड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था? आयरन नेल्स और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया है।
अब आपको ना तो पता होगा कॉपर सल्फेट का फार्मूला, और आयरन तो चलो आपको कुछ को पता होगा कि क्या सिंबल होता है, करते हैं। मान लीजिए अपने पास ये आयरन नेल्स है, लोहे की कील, और CuSO4, ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है। अब यहाँ पर दो मेटल है, एक आयरन मेटल है और दूसरा कॉपर भी मेटल है। इन दोनों मेटल में से, इन दोनों एलिमेंट में से ज़्यादा पावरफुल कौन सा है? इसमें क्या होता है, जो पावरफुल एलिमेंट होगा वो जो वीक एलिमेंट है वहाँ से उसको डिस्प्लेस करके और खुद आ जाएगा उस लाइन में। ये देखो ये इधर आएगा, ठीक है, और यहाँ से इसको भगा देगा और खुद जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा FeSO4, और कॉपर को डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापित कर दिया है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर दे और खुद वहाँ जाके जुड़ जाए, तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी वो अभिक्रिया आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अब हम कैसे पता करें कि कौन सी धातुएं ज़्यादा अधिक क्रियाशील होती हैं, कौन सी कम क्रियाशील धातु होती हैं? तो इसके लिए आपकी एक टेबल बनी हुई है। चैप्टर जो 3 है उस चैप्टर में आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज की टेबल है, जिसमें आपके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ तक बाद में लास्ट में आपके सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर प्लेटिनम, बीच में भी वो बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो उस टेबल को याद रखोगे। तो पोटेशियम जो है वो हमारा सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और सबसे कम है प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो ये आपको लेसन नंबर मैंने कौन सा बताया, चैप्टर 3 में आपको देखना है। जो मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर है ना, उस चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज नाम से आपको मिलेगा और बनी हुई है वो याद कर लेना, तो आपको आसानी रह जाएगी इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि कौन सा जो मोर रिएक्टिव मेटल है किसे डिस्प्लेस कर रहा है। अब कुछ और रिएक्शन करके दिखा रखी है यहाँ पे। फेरस का हो गया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब जिंक और कॉपर, जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ को जुड़ जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर कमजोर है बेचारा, इसलिए अलग हट गया। ऐसे ही जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी लेड और कॉपर क्लोराइड, यहाँ पर जो लेड फिर रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है, कॉपर को भगा देगा, खुद ऐड हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कम क्रियाशील धातु जो है अधिक क्रियाशील धातु से विस्थापित हो जाए, आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। लास्ट जो आपकी अभिक्रिया के प्रकार में बची हुई है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, उसमें तो सिर्फ एक ही जो एटम है वो विस्थापित हो रहा था, लेकिन इसमें डबल हो जाएंगे सारे। ये देखो यहाँ पर अभिक्रिया दिखा रखी है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2, Na2SO4 छोटा लिखना पड़ेगा, एक सेकंड रुको बेटा, हम लिखते हैं Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2। अब 2 का विस्थापन होगा, डबल का डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे। ये जो है Na, ये तो इस पे आके ऐड हो जाएगा
और Ba जो है वो इस पे आके ऐड हो जाएगा। सोडियम पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है एक्सचेंज हो जाएंगे यहाँ पे, और एक्सचेंज होने के बाद देखिए 2NaCl, 2Na और ये Cl2, ये वाला जाके आपके क्लोरीन पे लग गया, रह क्या गया है BaSO4, BaSO4। तो जब दो चीज़ों का आपस में एक दूसरे से विस्थापन हो जाए तो ऐसी भी अभिक्रियाएं आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएंगी। इन चारों अभिक्रियाओं में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से इंडिविजुअल पूछ सकते हो। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ही अभिक्रिया समझ में आएंगी। क्वेश्चन जो आपका आता है मोस्टली डिफरेंस पूछा जाता है, एक तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो अंतर पूछा जाता है आपसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में। दोनों के एग्जाम्पल जरूर आपको याद रखने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं आपके, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो। थैंक यू।